मेरे साथ देवदत्त पटनायक हैं जो वेल नोन ऑथर हैं। माइथोलॉजी पे उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, विश्व प्रसिद्ध। और विनायक चैटर्जी जो इंफ्राविजन फाउंडेशन के फाउंडर हैं और ट्रस्टी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। देवदत्त जी, पहला सवाल ये है कि टॉप ऑफ द माइंड सब्जेक्ट अभी एक चुनावी प्रक्रिया चल रही है और हमने देखा है कि भारत के इतिहास को लेकर, भारत के समाज को लेकर, माइथोलॉजी को लेकर बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसके बारे में हमने अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से उसको सुना है और एक रिफ्लेक्शन भी है जो इंडियन कॉन्शियसनेस है उसका। राजनीतिक तौर पे ये कितना महत्वपूर्ण है? जो कुछ आपने इस चुनाव में देखा, क्या नया आपको दिखा? देखिए, जब हम एक दुनिया होती है जहाँ पे सिंबल्स होते हैं, ये रिचुअल्स होते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि इससे कैसे वृद्धि होगी। क्योंकि जब हम चुनाव के बारे में बात करते हैं, राजनीति के बारे में बात करते हैं, हम लक्ष्मी के बारे में बात करते हैं। क्या लक्ष्मी हमारी तरफ आ रही है या जा रही है? अगर लक्ष्मी हमारी तरफ आ रही है, हर घर में अगर लक्ष्मी आ रही है तो यानी कि कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर हर घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो बस इसके ऊपर अगर ध्यान दे कि जब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदू धर्म का मतलब है यज्ञ, और यज्ञ का मतलब है आपको कुछ स्वाहा देना पड़ता है ताकि आपको कुछ तथास्तु प्राप्त हो। तो आपने क्या स्वाहा दिया, आपको क्या तथास्तु मिला, इससे हम डिसाइड करते हैं कि यजमान को देवता क्या देता है, हम किसको आवाहन करते हैं, आवाहन से हमारे घर में वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, और अगर आवाहन से वृद्धि नहीं हो रही है तो हम विसर्जन कर देते हैं। और इसी को हम चुनाव कहते हैं। जब हम स्वाहा देते हैं और उससे कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो फिर विसर्जन कह के कहते हैं कि पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्निंग आउट प्रोसेस है। इसे मंथन कहते हैं। तो ये हमारे अभी मॉडर्न युग में हर 5-6 साल में कहीं ना कहीं तो चुनाव रहते हैं। इसे राजा आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही चलता रहता है। पर आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, क्या इससे पहले जिस तरह से धार्मिक मुद्दों का महत्व इस चुनाव में देखा गया, क्या इसके पहले आपने इस तरह का कोई रिफ्लेक्शन देखा था चुनाव? देखिए, धर्म का मतलब है लक्ष्मी की पूजा। तो हर चुनाव में लक्ष्मी की बात होती है। लक्ष्मी देवी है तो कोई उसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखता है, कोई उसे अधार्मिक दृष्टिकोण से देखता है, कोई उसे धर्मनिरपेक्ष से देखता है, लेकिन बात तो हम लक्ष्मी की कर रहे हैं। लक्ष्मी आ रही है, जा रही है, भाग रही है, ये देखना है। तो ऐसे नहीं कि अभी हम लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, हजारों साल से एक राजा का धर्म है लक्ष्मी की बात करना। तो जो भी धन के बारे में बात करता है वो देवी के बारे में बात करता है, यानी कि धर्म के बारे में बात करता है। तो अगर धन के बारे में बात कर रहे हो तो आप देवी के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि धर्म के बारे में बात कर रहे हो। तो ऐसा कोई राजा नहीं है जो देवी की पूजा नहीं करेगा, नहीं तो लक्ष्मी भाग जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल वेशभूषा बदलने से हम धार्मिक बन जाते हैं। आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान अगर होगा तो फिर लक्ष्मी आ जाएगी हमारे पास, और अगर आत्मज्ञान नहीं होगा तो लक्ष्मी भाग जाएगी। विनायक सर, दूसरा जो एक अहम मुद्दा था वो इकोनॉमिक इश्यूज की प्रीमिस। इस चुनाव में आर्थिक मुद्दे बहुत सेंटर में रहे राजनीति के। भारत को एक विकसित देश बनाना है 2047 तक, एक रोड मैप की बात प्रधानमंत्री ने कई बार की है, एक नई सरकार का गठन होने वाला है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, इसकी बारीकियों को समझते हैं। नई सरकार की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का सवाल? देखिए, ये सरकार 214 से ही कह रहे हैं, 2014 से ही कह रहे हैं कि ये जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर से ही हो रहा है। इट इज़ पम्प प्राइमिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो पॉलिसी तो चलेगा। आप बजट देखोगे कि 30% आउटले बढ़ रहा है। अभी जुलाई में बजट आने वाला है तो फिर से आप देखोगे कि पब्लिक वर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एम्फेसिस होगा, क्योंकि यही अभी इकोनॉमी को पम्प प्राइम कर रहा है। सरकार का जो फिनेंस, बहुत इम्पोर्टेंट एक फिनेंस ब्यूरोक्रेट है, वो हमें कॉन्फिडेंशियली कहा था कि सरकार के पास ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है कि आप 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक वर्क्स में खर्च करें तो उसकी मल्टीपल 3 होता है जीडीपी में। और आप 1 रुपया किसी को जेब में डालें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कहता है डीबीटी, उसमें 90 पैसा मिलता। तो ये आपके सामने जब है, जिस सरकार के सामने है, और ये सरकार जो आने वाला है, सब सरकार ही जानते हैं कि 1 रुपया जहाँ 90 पैसा डालते हैं और 1 रुपया जहाँ 3 रुपया में जाके फायदा देते हैं, तो क्या करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स विल स्टिल बी सेंटर स्टेज, एम्फेसिस विल शिफ्ट स्लाइटली। आपने 10 साल से देखा या 15 साल से कि रोड के ऊपर बहुत ध्यान था, इस बार
मैं अभी कह सकता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि रेलवेज विल नाउ गेट द प्राइड ऑफ प्लेस आफ्टर रोड्स, और सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी इसमें फोकस जरूर रहेगा। यही मोटी बात है। तो आपको लगता है कि जुलाई में जो बजट पेश होगा नई सरकार के गठन के बाद, उनको इन नए सेक्टर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा रिलेटिवली, मतलब जितना वो करते रहे हैं? नहीं, हो ही रहा है, बिकॉज सड़क बनाने एक सर्टन लेवल पर आ गया, बहुत सारे आप ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज वगैरह बन गया। अभी टाइम आया है हिंदुस्तान की जो रेलवे सिस्टम है उसको आप एक स्तर में पहुंचने का, एक अभी टाइम आ गया। तो अभी एम्फोसिस रोड से रेल जाएगा, ये आप लिख लीजिए। रोड से रेल जाएगा। 2047 तक भारत को जो एक विकसित देश बनाने का जो एक विजन है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और क्या सेक्टर्स होंगे आपको लगता है लॉन्ग टर्म में, जिस पर ज़्यादा फोकस करें? अभी बेसिकली ये जो अर्बन रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है ना, इंडिया की जो शहरें हैं इसमें अभी आप देखिए रोज ट्रैफिक का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है, बसती का क्या हाल है। द इंडियन सिटीज़ आर क्रम्बलिंग, और हमें सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। ये इनफैक्ट अम्बेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, स्टेट सेंट्रल और कंकरेंट, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना हुआ है 74th अमेंडमेंट की, सिटीज़ शुड टेक चार्ज ऑफ देयर ओन डेस्टिनीज। तो अभी सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान देना चाहिए विकसित भारत के लिए। आपने बहुत सारे एंशियंट सिटीज़ को स्टडी किया, आपके टॉक को मैंने सुना, बहुत विस्तार से आपने बारीकियों से उनकी डिज़ाइन को और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की। एक सवाल, एक महत्वपूर्ण बयान आपने दिया कि हम बात करते हैं कि एक देश जो है वो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, लेकिन वो पॉल्यूटिंग इकोनॉमी हम उसको नहीं बोलते, बट व्हेन वी इंडस्ट्रियलाइज देन वी आल्सो पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। एंड आज के दिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एरिया बन गया है दुनिया के लिए, और चुनौती भी है कि आप कैसे टारगेट्स को मीट करें पॉल्यूशन कम करने के लिए। क्या लेसन्स हैं जो आपने बहुत सारे सिविलाइजेशंस को स्टडी किया इंडिया में, अब्रॉड, क्या बिग लेसन्स हैं जहाँ तक एक होता है कि आप विकास करें लेकिन साथ में पर्यावरण को भी साथ में लेकर चलें, जिसको आप अपनी भाषा में कह रहे थे कि एक राजधर्म होना चाहिए? जी, देखिए संस्कृति का निर्माण प्रकृति से निकलता है। प्रकृति नहीं होगी तो संस्कृति नहीं रहेगा। अभी प्रकृति से हम अन्न लेते हैं, लेकिन उसे देते क्या हैं, ये प्रश्न पूछना है। जब आप कुछ भी काम करें तो ये पूछना है कि हम प्रकृति को दे क्या रहे हैं, ले रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, दे क्या रहे हैं। और ये प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा है। जब तक ये नहीं, हमारे पूर्वज जो थे वो हमेशा कहते थे कि जब तुम कुछ ले रहे हो तो हमेशा देना चाहिए, इसे यज्ञ कहते हैं। तो लेन देन की जब बात होती है, पूरा सर्कल होता है, फिर उसको होलिस्टिक कहते हैं। पूरा होलिस्टिक होता है कि लेना भी, मंदिर में जब जाते हैं तो हम नैवेद्य भगवान को देते हैं और फिर प्रसाद लेते हैं, तो वहाँ पे भी देना होता है और लेना। तो अगर आप सिर्फ प्रसाद लेते रहोगे और नैवेद्य नहीं दोगे तो भगवान भी नाराज़ हो जाएंगे, प्रकृति भी नाराज़ हो जाएगी। प्रकृति का प्रकोप तो फिर हमें डील करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये, अगर हम बात कर रहे हैं, हम विश्वगुरु हैं, हम दुनिया को ज्ञान देने वाले हैं, तो ये बातें हमें लोगों के सामने रखनी है कि हम प्रकृति को दे क्या रहे हैं। समाज ले रहा है लेकिन दे क्या रहा है। और आई थिंक अगर भारत इसके ऊपर बात करे तो पूरी दुनिया सुनेगी हमारी बातें, कि हज़ारों साल से हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो नई सरकार का गठन होने वाला है, उसको इस बारे में विशेषकर सोचना पड़ेगा कि जो पूरी फिलॉसफी है डेवलपमेंट की, उसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विजन को कैसे वीव करें, कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोसेस, सर्कुलर इकोनॉमी जो बोलते हैं, जो सर कह रहे हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सब बातें तो ऑलरेडी हो चल रहा है, बट और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये हम बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो ज्ञान योग कर्म योग में बहुत फर्क है। ज्ञान योग तो बहुत है हमारे पास, कर्म योग करना तो पड़ेगा ना। ज्ञान देना आसान है, करना मुश्किल है, और उसमें फिर बलि देना पड़ता। देखिए संस्कृत में एक श्लोक है, जैसे बोलते हैं कि जब अगर आपको भूख लगी है तो भोग चाहिए, भोग के लिए बलि देना पड़ता है। अगर बलि दोगे तो फिर उससे कर्म होता है और फिर हम संसार में अटक जाते हैं। तो अगर मोक्ष प्राप्ति करना है तो कर्म करना पड़ेगा, फिर भोग कम करना पड़ेगा, फिर बलि कम करना पड़ेगा, फिर ही जाके भूख मिटेगी। जब तक अगर बकासुर को आप सभी जगह बकासुर जन्म लेंगे तो वो दुनिया को बर्बाद कर देंगे। तो बकासुर की कहानी 2000 साल पहले लिखी गई थी। तो बकासुर को बांध के कैसे रखें। हमारे अंदर की जो बकासुर है तो वो तो खाती रहेगी। मंदिरों पे भी मूर्तियां बनी गई हैं जो अपने शरीर को खाते हैं, ऐसे राक्षस हैं अपने शरीर को। तो ये जब समाज प्रकृति को खाती है, यानी कि अपने शरीर को खा रही है। ये कहानी तो बता दिया मैंने, ज्ञान तो है,
लेकिन वो एक्चुअल मूवमेंट में उसका जो कर्म योग है वो कौन करेगा? वो एक चुनौती होगी। आप दोनों का एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।